हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आगे लेके चलेंगे और हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आज उसी में हम अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उससे बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको समझा सकता हूं। आप इसे ध्यान से देखें और जानें। बेटा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो होता क्या है जरा देख लीजिए। अगर हम किसी एक एटम में जो कि गैसियस हो और साथ साथ आइसोलेटेड हो, इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराएं। क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराएं। इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करा देंगे तो ये क्या बना देगा? एनायन बना देगा। अगर ये एनायन बना देगा तो इस प्रोसेस के दौरान, किस प्रोसेस के दौरान? ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, इस प्रोसेस के दौरान रिलीज या रिक्वायर्ड एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है। देखो मैं क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, किन टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहा हूं। रिलीज्ड और रिक्वायर्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है। देखना बेटा, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो उस वक्त जो इंथैल्पी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फॉर ऑल द एक्सोथर्मिक प्रोसेस द चेंज इन इंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। और जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगा तो उस वक्त जो इंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा। बच्चा मुझसे एक क्वेश्चन कर सकता है जो कि काफी जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर मैं कैसे जानूंगा कि कब एनर्जी रिलीज होगी और कब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जान लेना कि पूरे साइंस में जब कहीं रिपल्शन लगता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और जब अट्रैक्शन लगता है एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी यहां किस तरह के फोर्सेस लगेंगे? अट्रैक्शन फोर्सेस ओवरकम करेंगे। और कहीं अगर एब्सॉर्ब हो रहा होगा तो वहां कैसे फोर्सेस ओवरकम करेंगे? रिपल्शन फोर्सेस ओवरकम करेंगे। तो अब जरा आप ध्यान से सुनो। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल है। अगर इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन के एडिशन को अपोज करेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे यानी कैसा फोर्स लगा दिया? रिपल्शन। यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगेगा तो एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी और वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसी तरह से ग्रुप 2 के बाद अगर ग्रुप 15 की बात कर दें तो ग्रुप 15 का भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3 होता है। इसमें भी अगर हम नाइट्रोजन वगैरह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को ये क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा उसमें तो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी रिपल्शन लगाएगा। रिपल्शन लगाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। इसी तरह से कई ऐसे केसेस हैं, जैसे अपन ग्रुप 17 की बात कर लें। ग्रुप 17 जिन्हें हैलोजेंस बोलते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP7 जैसा होता है। अगर NH2 NP7 जैसा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पाते ही ये झट से NH2 NP5 जैसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पाते ही NH2 NP6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? NH2 NP6 होते ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दिस इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ग्रुप 17 में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को सपोर्ट करेगा, यानी वो उस पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन लगाएगा। और जब जानते हो कि अट्रैक्शन लगेगा तो भैया अट्रैक्शन लगने पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है और प्रोसेस कैसा हो जाता है? एक्सोथर्मिक हो जाता है। और रिपल्शन लगने पे एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब होती है, प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। ग्रुप 18 का भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जो बातें बोली हैं उसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराया जाए तो इस प्रोसेस में जो रिलीज्ड या एब्सॉर्ब एनर्जी होती है वही कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है।
फिर से सुन लीजिए, किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराया जाता है तो उस दौरान जो रिलीज या एब्जॉर्ब एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कब रिलीज होगा मैंने बता दिया जब अट्रैक्शन लगेगा लाइक ग्रुप 17। कब एब्जॉर्ब होगा मैंने बता दिया जब रिपल्शन लगेगा लाइक ग्रुप 15, ग्रुप 18 एंड ग्रुप 2। बेटा अब एक चीज तो तुम्हें पता लग गया कि इस प्रोसेस में जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन घुसाया जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतना सब कुछ कहानी करने के बाद पता लगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है। अब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो जरा देखें, अगर कोई बच्चा मुझसे कहे कि सर अगर किसी एनायन में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराएंगे तब क्या होगा, तो जरा देखिए कि अगर आप किसी एनायन में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराते हैं तब क्या होगा। मान लिया कि X माइनस था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा के X-2 बनाता है, तो दिस प्रोसेस इज व्हाट हियर, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोलते थे फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बोल दोगे दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ जब कोई स्पीसीज नेगेटिव आयन से चार्ज हो गई है उसमें तुम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराओगे तो हमेशा आने वाले इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। अगर हमेशा आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगेगा तो बताओ कि जब रिपल्शन लगता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, पीछे आपने देख रखा है, रिपल्शन लगने पे हमेशा एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मींस कि इफ वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी then it may be positive or it may be negative, means it may be exothermic or it may be endothermic. But same time if we are talking for the second electron gain enthalpy then it is a very important point and you should note down in your notebook that second electron gain enthalpy is always positive. Why? Because during the entering of second electron the species is not neutral, it is the negatively charged ion। ये कुछ बातें हुई जो बेसिक्स थे। अब एक टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की चीजें एक ही बात को बताती हैं, बस एक बात को बताने की ये दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जरा देख लीजिए, थोड़ा मैं समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एटम और आयन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट भी कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है बेटा वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होता है हमेशा। अब यहां से अगर हम कहें कि मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मॉड का मतलब तो आप समझते होंगे मैथमेटिक्स से, हियर आई एम इंटरेस्टेड ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड नॉट फॉर द साइन। अब जरा देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमें क्या बता रहा था कि कोई अच्छे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन घुसेगा किसी गैसीय एटम में या आयन में तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमें क्या बता रहा है, टेंडेंसी ऑफ एटम और आयन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज को बताते हैं बट दोनों का पैरामीटर क्या है, अलग अलग है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, पहले हम अगर बात करते हैं A, B, C, D, अगर इन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका मैंने मान लिया -50, -30, इसका 20, इसका 10, तो इन सब का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में डिफाइन हुआ। एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या करते थे कि देखेंगे ध्यान से आप, और एक था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का न्यू कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में
जरा देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर कहीं नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले इलेक्ट्रॉनों पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बोल दिया गया भैया इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी 50, और जो 30 है इसकी कितनी जाएगी 30। लेकिन याद रखना कि ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है पॉजिटिव, इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉनों पे क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। अगर आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लग रहा है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 बोली गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली आपको बुक में मिलेगा भी नहीं, बट इसको आप समझना कि ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर रिपल्शन लग रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कोई जगह नहीं थी। कहां नहीं थी, ओल्ड कॉन्सेप्ट में। बट जो न्यू कॉन्सेप्ट आया उसने बोला नहीं भैया सब पे नेगेटिव लगाओ, जैसे तुमने यहां किया 50 30, वैसे यहां क्या करोगे -20 -10। -20 -10 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होना ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तभी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तभी नेगेटिव हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब अगर कोई मुझसे जरा इंपॉर्टेंट बात करे, वो कहे कि ए बी सी डी इनको जरा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। किसमें लिखो, इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो बताइए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी सबसे अच्छे से कौन लेगा, ए। उसके बाद सबसे अच्छे से कौन लेगा, बी। -20 और -10 में बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो भैया -20 नहीं बड़ी है, -10 बड़ा, यानी उसके बाद कौन हो जाएगा, डी। उसके बाद कौन हो जाएगा, सी। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, and this order is decided on the behalf of electron affinity. Same order we can decide on the behalf of electron gain enthalpy. जहां एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा वो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा। सबसे ज्यादा कौन रिलीज कर रहा है, ए। उसके बाद कौन कर रहा है, बी। अब एब्जॉर्ब जब होगा तो उल्टा हो जाएगा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो लेस स्टेबल होगा, और ज्यादा एब्जॉर्ब सी कर रहा है, यानी इसके बाद डी आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। अभी तक जो भी बातें थी वो बहुत बेसिक तौर पे थी, लेकिन अब जो बोलूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले आर्टिकल्स को अगर आपने देखा होगा, शायद आपको अब तक ये बात समझ में आ गया होगा कि पूरे देश में जो भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं इस समय, वो उसमें, और जो कंटेंट मैंने आपको दिया है उसमें आपका दिल खुद डिस्टिंग्विश कर लेगा, खुद अंतर डिसाइड कर लेगा। इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ाऊं तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा तो वो फाइनल होता है, यानी उसके बाद एस पी डी एफ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की झंझट नहीं उठानी पड़ेगी अगर तुमने मेरे साथ पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है तो। अब मैं बात करूंगा डिपेंडेंसी ऑफ, बहुत भयंकर बातें हैं, अब ध्यान से देखना। डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहली बात कर दें साइज की। पूरी दुनिया में हर बुक में ये लिखा हुआ, इसलिए मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं रखता अपनी लाइफ में। साइज कहता है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है, साइज घटता है। क्यों घटता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज अगर घटेगा तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन कब लेता होगा, जरा देखो, कोई एटम इलेक्ट्रॉन कब लेता होगा, देखो न्यूक्लियस है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन है, यानी किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को एटम का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। सेम टाइम न्यूक्लियस उसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में घुस जाता है, इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था वो ज्यादा पावरफुल था, यानी कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की ही वजह से कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में घुसता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस पर रिपल्शन नहीं लग रहा है, याद रखना, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों पे रिपल्शन और अट्रैक्शन साइमल्टेनियस वर्क करता है, लेकिन घटना वही होती है जो मोर इफेक्टिव होता है। अब अगर साइज कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम जाने की, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा, और साइज इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा। क्योंकि जरा देखो, अगर कोई चीज की साइज बढ़ जा रही है, देखो जैसे एक ये है, एक ये है, और एक नीचे इससे बड़ा एटम, चलो दो में ही समझ में आ जाएगा। बाहर का एटम है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम में घुसना चाहता है, तो बताओ ये न्यूक्लियस के जितना पास होगा, न्यूक्लियस इसको उतना ताकत से अट्रैक्ट करेगा, और जितना ताकत से अट्रैक्ट करेगा उतना आसानी से अपने में इसको इंसर्ट करा लेगा। तो अगर साइज बढ़ जाएगी तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी तो वो अच्छे से एटम में इंसर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो फैक्टर है एटम में इंसर्ट कराने का वो फैक्टर है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, और साइज बढ़ जाने पे वो कम हो जाता है। यानी ये दो बातें आपको मिलेंगी किताबों में, क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बेटा मैंने जीवन में कभी भी वो बातें पढ़ाने की कोशिश नहीं की है जो किताब में साफ तौर पे दिया रहता है, इसलिए मैं इसमें भी कुछ बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। दो कौड़ी की फिजूल की बातें हैं। अब जो मैं आपको बोलूंगा वो मेरा अपना स्वयं के अनुभव और स्वयं के मेहनत के द्वारा डेवलप की गई बातें हैं, उसको ध्यान से सुनिए और धज्जियां उड़ा दीजिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जो बोलूंगा वही क्वेश्चन है, ना उसके बाहर कुछ क्वेश्चन है और ना ही उसके अतिरिक्त कुछ बातें हैं, इसलिए ध्यान से जो बोलूंगा उसको सुनोगे समर्पण की भावना से, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, सबसे मैं पहले कंपेयर करूंगा ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को, या हेडिंग डाल देंगे, दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन in between the elements of group 1 and group 2. If we are talking for the general electronic configuration of outermost shell of group 1, then this is ns1. Suppose I am interested to insert one electron in group 1, then it will convert into ns2. Similarly, if we are talking for group 2, ns2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा ns2np1। देख लो कि ये हाफ फिल था, ये एक इलेक्ट्रॉन पाया तो फुल फिल हो गया, ये फुल फिल था, एक इलेक्ट्रॉन पाया तो न फुल फिल रहा न हाफ फिल रहा, डिस्टर्ब हो गया। यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन पे क्या लगे, क्या हो रहा है कि ड्यू टू, ध्यान से सुनना, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है सो अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन पे, सो अट्रैक्शन वर्क्स ऑन कमिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाई, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस। नंबर 3 अट्रैक्शन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर यहां बात की जाए तो ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिक्रीजेस। पहले फुलफिल था, अब न फुलफिल रहा न हाफ फिल रहा। अब जहां स्टेबिलिटी घट रही होगी उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता है, ये बात जान लीजिएगा। पूरे साइंस में वही काम होता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़े, ना कि वो काम होगा जिससे स्टेबिलिटी घटे। अगर स्टेबिलिटी घट रहा है बेटा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन लगेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा अपनी स्टेबिलिटी को घटाने का। रिपल्शन वर्क्स ऑन कमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर रिपल्शन वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जहां भी रिपल्शन लगता है वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी नेगेटिव। यहां से तुमने एक बात तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां डायरेक्शन पता लग गया और वैल्यू यहां पता लग जाएगी तुम्हें, एक जगह पॉजिटिव हो रहा है एक जगह नेगेटिव। अब मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट की बात ये हो जाएगा कि सारे के सारे ग्रुप 1 का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इसका ग्रुप 1 का वो ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2 से। कारण मैंने 4 पॉइंट्स में आपको दे रखा है। यहां देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, वहां स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। बाकी बातें आपको जानकारी के लिए दी गई थी। इसलिए अब मैं बोल सकता हूं कि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है ये बात पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दी
क्योंकि ग्रुप 1 में जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करता है तो स्टेबिलिटी राइज करती है, और ग्रुप 2 में जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं कि रिजल्ट किसका, पहले पॉइंट का, तो रिजल्ट जो पहले पॉइंट का बनेगा किसका, कि कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो वो बन जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नहीं लिखते हैं, रेडियो एक्टिव है, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये पहला रिजल्ट निकला। दूसरे रिजल्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, मैं 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा और वो बहुत ही भयंकर है अपने में। एक तो बात करूंगा NS2NP2, इतना लिखते ही समझदार बच्चा बोल देगा दिस इज ग्रुप 14। अगर नहीं बोल पाया तो मुझसे ना पढ़े। उसके बाद अगला बात अगर करेंगे तो दिस इज द ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 NS2NP3 है। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप 16 की तो ये हो जाएगा NS2NP4। इन सब में अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराते हैं तो जरा देखिए कि कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। एक एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NS2NP3। इट इज मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ NS2 फुलफिल था, बट NP ना तो फुलफिल था ना हाफ फिल था। यहाँ NS2 फुलफिल हो गया और NP भी क्या हो गया, हाफ फिल। यहाँ जरा देखिए ऑलरेडी ये फुलफिल था, ये हाफ फिल था, बट एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराने से क्या हो जाएगा NS2NP4। और यहाँ जरा देखिए क्या हो जाएगा NS2NP5। बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ मैं लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, किससे, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के एडिशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी वो क्या कर गई, राइज कर गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन के एडिशन से यानी बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बजाय राइज करने के डिक्रीज कर गया, क्योंकि पहले हाफ फिल था, अब ना हाफ फिल है ना फुल फिल है। कौन, NP। यहां जरा देखो, ना तो पहले हाफ फिल था ना फुल फिल, ना बाद में हाफ फिल है ना फुल फिल। मींस कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी इज नॉट मच अफेक्टेड। स्टेबिलिटी इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मच अफेक्टेड। अब जरा देखिए यहां पे आने वाले इलेक्ट्रॉनों पे नो डाउट अट्रैक्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। अगर अट्रैक्शन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। नंबर 4 पे अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे यहां अगर चलते हैं तो आने वाले, क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी घट रही है, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या वर्क करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब समझे ना, जो इंसर्ट करा गया उस पे रिपल्शन वर्क करेगा। रिपल्शन वर्क करेगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक के बजाय एंडोथर्मिक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जरा देख लीजिए यहां पे आ जाइए, यहां पे बात करेंगे तो स्टेबिलिटी इज नॉट मच अफेक्टेड। यहां हम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या लग रहा है क्या नहीं, ये प्रैक्टिकल बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी पे इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और ग्रुप 16 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज से ही एक्सप्लेन हो जाएगी। छोटी साइज होती है इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। नॉन मेटल भी है, इससे भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा और ऑलमोस्ट इसकी भी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या हो जाती है, नेगेटिव, जब कोई पूछे तो। बट यहाँ हमको जरूरत नहीं है। अब जरा देखो कि अगर मैं बात करूं कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का P2, इसका P3, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको लिख रहा हूं, इसका P4, यानी कि फिर से बोल दूं, अगर ऊपर नहीं आपको दिख रहा हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूं। देखें जरा ध्यान से कि सारी बातों को कंक्लूड करें अगर, तो एक तो था P2 जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये क्या था P3, और ये क्या था P4 था। तो अब जरा देखो P2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी P2 यानी कहे शिव जी सुने पार्वती, और यहां क्या आ जाएगा, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब
ये 3 आ जाएंगे। तो जरा देखें कि इन सब से ज्यादा यानी कार्बन का नाइट्रोजन से, सिलिकॉन का फास्फोरस से, जर्मेनियम का जो है आर्सेनिक से, और टिन का एंटीमनी से, और लेड का बिस्मथ से। अब इसमें P4 की P3 से बात करें तो P4 में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। अब जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। हालांकि इसकी देखिए जरा, इसकी साइज भी इन सबों से क्या है, छोटी है। साइज छोटी होने से भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने पे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा देने पे स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। यानी कि अगर हम ग्रुप 16 की बात करें P4 तो O NH2NP4 तो क्या हो जाएगा, OS SE तो इन सब का क्या हो जाएगा, इन सब से ज्यादा हो जाएगा, इन सब से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हमने देखा कि अगर हम इस बात को किताबी बातों से पढ़ना चाहें तो देखो हम तकलीफ में आएंगे। कैसे आएंगे तकलीफ में, ये आप जरा ध्यान से समझो। बुक हमें क्या कहेगा, बुक के हिसाब से तो भैया P3 का P2 से ज्यादा होना चाहिए था। जरा देखो साइज किसकी, P3 वाले ग्रुप की छोटी है, किससे, साइज P2 वाले ग्रुप की। फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी P2 का ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ P3 से। कारण ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टेबिलिटी। यानी यहां इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, बट यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करा देते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। यानी कि रिजल्ट के तौर पे कितनी बातें निकल गई, रिजल्ट के तौर पे पहली बात तो ये निकली थी कि सारे ग्रुप 1 का ज्यादा होता है सारे करस्पॉन्डिंग ग्रुप 2 से। अब रिजल्ट 2 क्या निकला, रिजल्ट 2 जो निकला वो क्या हो गया कि भैया P2 का ज्यादा होता है P3 से, P2 का ज्यादा P3 से, यानी P2 क्या हो गया, कहे शिव जी सुने पार्वती। P3 क्या हो गया, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि P2 का ज्यादा P3 से, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सबसे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अभी मेरे पास एक रिजल्ट और पड़ा हुआ है, वो भी निकालूंगा। जो तीसरा रिजल्ट निकला है मेरे पास, वो रिजल्ट निकला है कि P3 का कम होता है P4 से। होगा भी, सारे फैक्टर कहेंगे, स्टेबिलिटी भी इस बात को सपोर्ट कर रही है और साइज भी। भाई P4 की साइज P3 से छोटी होगी, इसलिए P4 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी P3 से ज्यादा होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी भी यहाँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, बट यहाँ डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो ये अपोज करेगा रिलेटिव टू दिस। भाई अगर एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा ना प्रॉपर्टी को बढ़ाता है ना घटाता है, और एक बेटा बर्बाद कर देता है, तो ज्यादा बेहतर कौन सा है, जो ना बढ़ाता है ना घटाता है। तो P3 में इलेक्ट्रॉन घुस जाता है तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ घुसता है तो ना डिस्टर्ब होती है, मतलब नॉट मच अफेक्टेड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, इधर क्या हो जाएगा, OS सीमा तेरा फोन नंबर। अगर हम बात करें इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सबसे ज्यादा होती है। अब अगर बच्चा मुझसे पूछे और बच्चा तेज हो, ध्यान दे रहा हो, तो मुझसे एक क्वेश्चन कर सकता है। वो पूछेगा कि सर आप मुझे एक बात बताओ कि P2 और P4 में क्या रिलेशन होगा। जरा देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए P3 से। इस बात को बहुत गौर समझना, अकल होगा तभी समझ में आएगा। P2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे ज्यादा होना चाहिए, P4 से, क्योंकि भाई यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो स्टेबिलिटी इज नॉट मच अफेक्टेड, बट यहां इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो स्टेबिलिटी इज अफेक्टेड। लेकिन जरा देखो, ड्यू टू साइज, साइज किसकी छोटी है, लेफ्ट टू राइट यानी साइज घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता रहा हूं, नहीं जान नहीं पाओ क्या बता रहा हूं, P4 की ज्यादा होनी चाहिए किससे, P2 से। कौन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर आप देखो एक ऐसी जगह फंस गए जो बार बार सिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है कि P2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा P4 से, लेकिन साइज बोल रहा है कि P4 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा P2 से। अब मैं क्या करूं, एक फैक्टर इसके सपोर्ट में है P2 के और दूसरा फैक्टर किसके सपोर्ट में है, P4 के। तो मैं चुपचाप आपको राज की बात बता दूंगा कि साइज ओवरकम
यानी साइज का प्रभाव ज्यादा होता है। मैं कैसे जाना? प्रैक्टिस से। तुम भी कैसे जान पाओगे? प्रैक्टिस से। साइज ओवरकम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई क्या रिजल्ट निकल जाएगा? ये रिजल्ट निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ P4 इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ P2। फिर मैं एक रिजल्ट अगर निकालना चाहूंगा तो फिर मैं एक रिजल्ट निकाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, मुझे मिटाना पड़ेगा। अगर अगला रिजल्ट मैं निकाल दूंगा तो अगला रिजल्ट क्या होगा जरा आप देखें। 3 रिजल्ट निकाला है मैंने, अब चौथा रिजल्ट निकालने चल रहा हूँ। रिजल्ट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग। रिजल्ट नंबर 4 क्या बोलता है कि P4 का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगा P2 से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज़ साइज ओवरकम ऑन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। P4 में है O S सीमा तेरा फोन नंबर, P2 में कौन है बेटा? ग्रुप 14 है, यानी कहे शिव जी सुने पार्वती, यानी कि इन सब का इन सब से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। ये 4 रिजल्ट मैंने आपको दिए हैं, लेकिन अभी एक 5वां रिजल्ट दूंगा और उसके बाद आप बताना कि क्या पहले भी आपने इस तरह से कभी पढ़ा था। वो 5वां रिजल्ट क्या है जरा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करना चाहता हूं ग्रुप 1 की और ग्रुप 13 की। ग्रुप 1 है NS1, यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? NS2। लेकिन जो ग्रुप 13 है वो है NS2 NP1, यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा NS2 NP2। अब जरा ध्यान से देखना कि साइज जो है ग्रुप 13 की छोटी है किससे? साइज ऑफ ग्रुप 1। तो हमें लगेगा कि जिसकी साइज छोटी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 13 ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 1। बट ये बात गलत है पूरी तरह से। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 1 वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 13। अब मैं यही बोल के बच नहीं सकता, मुझे जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जरा देख लीजिए कि यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में बोलूंगा, देख लेना कि साइज के छोटे होने के बावजूद भी ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ग्रुप 1 से कम होती है। यहां देखो जो इलेक्ट्रॉन घुस रहा है वो S में घुस रहा है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन घुस रहा है वो सेम सेल के P में घुस रहा है। अब अगर हम दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल में 2 सबसेट 2s2p, तीसरे सेल की बात करें तो 3s3p। जब हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कंपेयर करेंगे तो सेम सेल की बात करेंगे, यानी लिथियम का कंपेयर करेंगे बेरिलियम से। इसको मैं और अच्छे से समझा सकता हूं आपको, जैसे ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम, ग्रुप 13 में बाबा अली गया। तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? 2s, इसका क्या होगा? सॉरी 2, इसका 3, इसका 4। तो 2 में 2s2p, 3 में 3s3p, ऐसे 4 में 4s4p। बहुत ध्यान से देखना, 4 में 4s4p हो जाएगा। तो बताओ कि NS का पेनिट्रेशन पावर, क्या बोल रहा हूं कायदे से सुनना, NS का पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है न्यूक्लियस के साथ क्लोजनेस। बताओ कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 2s होगा कि 2p होगा? मैं तो जानता हूं कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 2s होगा। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 3s होगा कि 3p होगा? मैं तो जानता हूं कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 3s होगा। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 4s होगा कि 4p होगा? मैं तो जानता हूं कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब 4s होगा। यानी कि NS का पेनिट्रेशन पावर, फिर से सुन लो, ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर इज द टेंडेंसी व्हिच प्रेडिक्ट द क्लोजनेस विद द न्यूक्लियस। तो इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा और इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। तो जो यहाँ S में जा रहा है, तो S न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या लग जाएगा? ज्यादा। और यहाँ P न्यूक्लियस से NS की तुलना में दूर है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा? NS की तुलना में कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो। फिर से सुन लो, NS NP की तुलना में न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो NS में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, कि NP में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा? बहुत सामान्य सी बात है। NS में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। यानी कि सारे ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होती है? ग्रुप 13 से ज्यादा होती है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो और अच्छी बात। यानी रिजल्ट 4 के बाद मैं पहुंच गया रिजल्ट नंबर 5 पे, और रिजल्ट 5 मैंने क्या निकाल दिया आपके लिए, जरा देखें। इतनी भयंकर बात है कि शायद आपके नजर में भी कभी नहीं आई होगी। रिजल्ट नंबर 5 कहता है कि ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी किससे, ज्यादा होगी किससे, ग्रुप 13 से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किससे ज्यादा होगी बेटा, ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होगी। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर, इन सब का इन सबसे ज्यादा होगा। जबकि साइज बड़ी होती है। बताओ कि जो बातें किताब में लिखी हैं वो 2 कौड़ी की हैं कि नहीं है? क्या बताओ कि किताब की किसी भी एक बात से, इनमें से किसी भी एक बात को जाना जा सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना जा सकता है। और क्या तुमने आज तक पहले कभी सुना होगा? पढ़ाया होगा जिनको मैंने, उनने सुना होगा। अब आगे जरा देखो, इतनी बातों के बाद एक रिजल्ट नंबर 5 दूंगा। रिजल्ट नंबर 5 के बाद रिजल्ट नंबर 6 है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। शायद जगह की कमी होगी तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखो, जो पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर 2 है, यानी कि बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, इसके नीचे आएगा एल्युमिनियम, इसके नीचे आएगा सिलिकॉन, इसके नीचे आएगा फास्फोरस, सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे आ जाएगा कौन, क्लोरीन। अब हम जानते थे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन ये बात यहाँ पूरी तरह से वायलेट हो जाती है। सारे नीचे वाले एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारे ऊपर वाले एलिमेंट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब इसका रीजन बताना पड़ेगा मुझे। अब बताओ कि खाली इतनी बातों से काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों होता है ये मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे अब ऊपर का हिस्सा मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जरा देखो, बात को समझो कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहा हूं तो जरा देखना, जब इलेक्ट्रॉन कहीं किसी एटम में इंसर्ट कराया जाएगा तो 2 फैक्टर काम करते हैं। क्या है, जरा देखिए। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो ये सारे एलिमेंट्स हैं इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज छोटी होगी तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी है, समझना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब तुम जानते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन को जब किसी एटम में इंसर्ट कराते हैं तो अट्रैक्शन लगाता है न्यूक्लियस और रिपल्शन लगाता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। और न्यूक्लियस का जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। यहां जा देखो, अगर जो ये हो गया, मान लो कौन, ये हो गए हमारे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो गए हमारे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब इनकी साइज थोड़ी बड़ी है। देखो भाई, इनकी साइज इससे, इनकी साइज इससे, इनकी साइज इससे, इनकी साइज, इनकी साइज इससे, इनकी साइज इससे थोड़ी बड़ी है। अगर इनकी साइज थोड़ी बड़ी है तो जरा देखो, साइज रिलेटिव टू दीज एलिमेंट्स थोड़ा बढ़ गया। तो अगर साइज थोड़ा बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा और रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इनकी साइज बड़ी होने के बावजूद भी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तुम सिर्फ एक बात अगर एज्यूम करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। वो एक बात ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उस पर ना तो सिर्फ अकेला रिपल्शन लगता है, ना ही सिर्फ अकेला अट्रैक्शन लगता है, दोनों फोर्सेस एक साथ लगते हैं। जो मोर इफेक्टिव होगा उसकी तरफ रिजल्ट चला जाएगा। तो ये हमने 5वां 6वां रिजल्ट निकाल दिया। अब आप थियरी से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, और जब आप थियरी से फ्री हो गए हैं
तो अब आपको कोई ज्यादा तंग नहीं कर सकता है। फिर से मैं सम अप कर देता हूँ। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, 4, 5, 6 हो गया। अब आप एक लास्ट बात देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल में आएगा तो बैंड बजा देगा। क्या है, अगर मैं ए में कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराता हूं और ए माइनस बनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ए में कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराता हूं, ए माइनस कराता हूं, तो ये प्रोसेस कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन, और इस प्रोसेस में जो भी चेंज इन एनर्जी होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चेंज इन एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, यानी ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालूं और ए बनाऊं, तो दिस प्रोसेस इज आयोनाइजेशन, एंड द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक बात को जरा ध्यान से देखना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करने में मान लो 5 जूल एनर्जी एक बार निकलती है, दूसरे किसी में 10, तीसरे किसी में 20, चौथे किसी में 40 जूल एनर्जी रिलीज होती है, तो अब उसी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी सपोज करो रिलीज हो रही है, तो निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी निकली, तो इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो जिसमें 5 जूल एनर्जी निकली थी, क्या उसमें 4 जूल एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3 देने से निकलेगा? नहीं निकलेगा। 5 देने से निकलेगा, 6 देने से, 5 या 5 से ज्यादा देने से निकलेगा। जिसमें 10 जूल एनर्जी निकली है उसमें भी 10 या 10 से ज्यादा देने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जिसमें 20 जूल एनर्जी निकली है उसमें 20 या 20 से ज्यादा एनर्जी देने पे निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया, 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो भाई जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 20 जूल एनर्जी दूंगा या उससे ज्यादा, तभी तो निकलेगा। बिल्कुल तभी निकलेगा। यहां से एक बात पता लगा, यहां से साफ सुथरे भाषा में एक बात पता लगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका? ए माइनस का, इसका A minus is always equals to या is greater than or equal to, ऐसे बोल दूं, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी एग्जैक्ट इक्वल ही रहेगा, is equals to इलेक्ट्रॉन, बहुत भारी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A। यहां से आपको मैं एक लाइन दे रहा हूं, देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में आएगा तो आपकी बैंड बचा देगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा तो सेम टाइम उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। किसका? ये बात देख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ए बोल रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ए माइनस बोल रहा हूं। अब एक लाइन हिंदी में लिखता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद है हिंदी, आप भी पसंद करिए, आपसे इसी से ही आपका काम बनेगा कि मैं हमेशा ए माइनस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर करें। ये लाइन बहुत ही भारी है। हमेशा ए माइनस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर करें। अब इसकी कीमत क्या है ये जरा आपको मैं दिखा देता हूं। किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और आप उस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे जब तक आपके पास ये ज्ञान नहीं है। आपसे कहेगा कि एन पी एन माइनस पी माइनस, इनको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। आपसे कह देगा ओ एस, ओ माइनस एस माइनस, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। आपसे कह देगा एफ सी एल, एफ माइनस सी एल माइनस, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो जरा देखो, तुम जानते हो कि साइज ऑफ एन इज लेस देन द साइज ऑफ P, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ N is more than the ionization enthalpy of P। और तुम एक चीज जानते हो कि न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम ये क्या होगा? मच मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
निगेटिवली चार्ज आयन। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज होने पे उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घट जाएगा, फाइनली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। न्यूट्रल एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया होगा बेटा आपको कि निगेटिवली चार्ज आयन से क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि चार्ज जैसे n और n माइनस में n माइनस ज्यादा बड़ा होगा ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा बड़ा होता है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब जरा आप देखिए, यहां से मुझे पता लग गया कि Np का ज्यादा होगा किससे? N माइनस और P माइनस से। ऊपर हमने क्या पता लगा रखा है कि N का ज्यादा होगा किससे? P से। तो N का ज्यादा होगा P से, और N माइनस P माइनस में हम कोई रिलेशन नहीं जानते हैं। अब अगर तुमने मुंह उठा के अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो मुंह भर मिट्टी खाओगे। देखो, आज तक केमिस्ट्री कोई लॉजिक नहीं दी हुई है आपको कि हाउ टू कंपेयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ N माइनस एंड P माइनस, बट मैंने पीछे आपको एक लाइन दिया था कि हमेशा A माइनस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को A के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर करो। तो जरा देखो, अगर आपको N माइनस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, P माइनस की चाहिए, तो N और P का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक कर लो। N और P में तुमको मालूम है, ये भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सबको लगेगा कि N की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, बट ज्यादा किसकी होती है? P की। वो 6th पॉइंट में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी P की ज्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन, तो बताओ जरा, N माइनस और P माइनस में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है उसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। अरे पीछे बोला था बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहा हूं A माइनस, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो जरा देखो, अगर इसमें इंसर्ट कराने में 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है, तो निकालने में 100 किलो जूल देना पड़ेगा ना, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो P का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा P माइनस का, किससे? N माइनस से। बहुत ही भारी क्वेश्चन है, फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्या कि N का P से ज्यादा, उसके बाद P माइनस का, फिर N माइनस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर यहाँ पूछे तो मैं बोल दूंगा कि O, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, OS, ये न्यूट्रल स्पीसीज हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज से ज्यादा होगा। अब न्यूट्रल स्पीसीज में O की साइज छोटी होती है, तो O की ज्यादा हो जाएगा S से। अब हम यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ हमको केमिस्ट्री नहीं सिखाती है, लेकिन ध्यान रखना कि O माइनस S माइनस का तुम्हें चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो कोई बेवकूफी मत करना। O और S का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? O और S का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, यानी S माइनस फिर O माइनस। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? FCl, देन क्या हो जाएगा? Cl माइनस, देन F माइनस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इस पूरे आर्टिकल में मैंने आपको कुछ समझाया होगा। जो भी बातें आपने देखी उसको बार बार पढ़िए। एक दूसरा इस पे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया गया, वैसे अभी तक तो मैंने पूरा इस लेक्चर में थियरी कवर किया है बेटा। आगे इसमें एक पार्ट 2 में न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखें और जो भी आपके लिए फायदेमंद लगे उसको एक्सट्रैक्ट करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है।